नमस्कार दोस्तों। आज से हम देखेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है तथा कोरिलेशन निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले यदि हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन वास्तव में होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स या दो चरों के बीच संबंध को सहसंबंध कहते हैं। जब दो चर रहते हैं उनके बीच कोई संबंध आता है तो वह सहसंबंध की श्रेणी में आता है, सहसंबंध कहलाता है। अब चर क्या होता है कि चर वह मान है जो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में परिवर्तित होता रहता है। तो सबसे पहले कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल के बीच संबंध को सहसंबंध कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है कि चेंजेबल, वह मान जो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए किसी की आईक्यू है तो एक व्यक्ति में जो आईक्यू है दूसरे व्यक्ति में कुछ दूसरी होगी, तो हमेशा ये चेंज होता रहता है। तो ये वेरिएबल होता है। और कोरिलेशन क्या होता है कि दो चरों के बीच संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। अब कोरिलेशन जो है इसके हिसाब से तीन प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव जिसको धनात्मक कहते हैं, दूसरा होता है निगेटिव जिसे ऋणात्मक, और तीसरा होता है जीरो कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि जब हमने सबसे पहले बात की कि जब एक चर के मान में दो चरों के बीच संबंध को सहसंबंध कहते हैं। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि जब एक चर के मान में वृद्धि हो तो दूसरे चर के मान में भी वृद्धि हो, या पहला चर घट रहा है तो दूसरा चर भी घटे। ठीक है, ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। जब एक चर के मान में वृद्धि होती है, मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, ये वेरिएबल फर्स्ट है और ये वेरिएबल सेकेंड है। ठीक है, इसके मान में वृद्धि हो रही है तो इसके मान में भी वृद्धि हो। पहली बात, यदि इसके मान में कमी हो रही है तो इसके मान में भी कमी। ठीक है, इस प्रकार का कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। म्यूचुअल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में भी वृद्धि होती है, एक चर के मान के घटने पर दूसरे चर के मान में भी घटौती होती है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लें तो आपकी मान लीजिए हाइट है, ठीक है, और वेट ले लीजिए। ठीक है, हाइट जैसे जैसे बढ़ती है वेट भी वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक है, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना वेट बढ़ेगा, जितनी हाइट घटेगी उतना वेट भी घटेगा। तो इस प्रकार का कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी आईक्यू है, ठीक है, और आपका अचीवमेंट है। ठीक, आईक्यू जितनी व्यक्ति में ज्यादा रहती है उसका नॉर्मली अचीवमेंट भी ज्यादा रहता है, जिसकी आईक्यू कम रहती है उसका अचीवमेंट भी कम रहता है। तो ये इस प्रकार का कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। अब दूसरा प्रकार है इसमें निगेटिव कोरिलेशन का। निगेटिव कोरिलेशन क्या कहता है कि जब एक चर के मान में वृद्धि हो तथा दूसरे चर के मान में कमी हो। ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल 1 है और वेरिएबल 2 है, दो वेरिएबल है। एक चर के मान में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर के मान में कमी हो जाए। ठीक है, या एक चर के मान में कमी हो तो दूसरे चर के मान में कमी हो जाए, ये अपोजिट होते हैं। एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार का वेरिएबल कहलाता है आपका निगेटिव कोरिलेशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप ले लीजिए हाइट ले लीजिए एंड टेम्परेचर ले लीजिए। ठीक है, आप जितनी ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर उतना ही कम होता जाता है। ठीक, आप पहाड़ पे चढ़िए तो जितनी हाइट में जाएंगे टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। और अगर आप नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, हाइट से नीचे आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये जो है निगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। इसमें एक और एग्जांपल देख लें। जैसे आपकी मेमोरी है और फॉरगेटिंग है। ठीक है, अगर मेमोरी आपकी बढ़ रही है तो फॉरगेटिंग कम होगी, अगर मेमोरी घट रही है तो ये फॉरगेटिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो ये स्मरण विस्मरण पर भी जो है इसको समझ सकते हैं।
तो इस प्रकार का कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। और तीसरा प्रकार है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या कहता है कि एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन क्या कहता है कि एक चर के मान में कमी या ज्यादा होने पर दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, ये मान लीजिए वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2 है। ठीक है, तो एक बढ़ रहा है, दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए 4 लड़के हैं इसमें, तो किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मान लीजिए आपका हिंदी का एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी में 5 बच्चे हैं, हिंदी का पेपर है, तो हिंदी में किसी का नंबर आगे बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए इंग्लिश है, सेम बच्चे का, तो पहले बच्चे का मान लीजिए हिंदी में बढ़ गया, अंग्रेजी में घट गया, कहीं बढ़ जाएगा, कहीं घट जाएगा, कहीं ऊपर हो जाएगा, कहीं नीचे हो जाएगा, मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है। एक चर के मान में वृद्धि हो चाहे कमी हो, उसका प्रभाव दूसरे पर कुछ नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का जो है कोरिलेशन जीरो कोरिलेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कहते हैं कि ड्रिंकिंग ऑफ टी या कॉफी, कॉफी पीने से या चाय पीने से जो है आपकी इंटेलिजेंस ज्यादा हो जाती है। ड्रिंकिंग ऑफ टी एंड IQ। ठीक, तो इसको कर रहे हैं, इसको पी रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। आपकी IQ का आपके चाय या कॉफी पीने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का कोरिलेशन जीरो कोरिलेशन कहलाता है। ठीक, तो ये 3 टाइप के कोरिलेशन है। अब आते हैं कि कोरिलेशन जो है कितने से कितने के बीच में होता है। कोरिलेशन की अगर हम शाब्दिक व्याख्या करें, वर्बल एक्सप्लेनेशन करें, तो कोरिलेशन वास्तव में -1 से लेके +1 के बीच में होता है। इसको अच्छे से समझ लें कि कोरिलेशन -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ये कोरिलेशन की टोटल जो है आपकी रेंज है, ये टोटल प्रसार है कि -1 से लेके +1 के बीच में ही कोरिलेशन होगा। तो इसकी वैल्यू कोरिलेशन की निगेटिव भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। अगर इसको हम जो है एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको देखिए कि अगर कोरिलेशन को हम क्लासिफाई करना चाहें तो कोरिलेशन वास्तव में इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के आधार पे, देखिए पहली बात तो समझ लीजिए कि कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है रेशियो। रेशियो वैल्यू होती है, आनुपातिक मान होता है। रेशियो वैल्यू होती है, आनुपातिक मान होता है। दो चरों के बीच का जो अनुपात आता है वही कोरिलेशन होता है। ये आनुपातिक मान होता है। ये आपका मैग्नीट्यूड या परिमाण और डायरेक्शन पर आधारित होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर आधारित होता है। किसी भी दो वेरिएबल के बीच जो परिमाण आ रहा है और उसकी दिशा, ये दोनों को जो है कोरिलेशन बताता है। माइनस है तो निगेटिव डायरेक्शन, प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड बताता है कि उसके बीच कितना कोरिलेशन है। ठीक है, ये वास्तव में दो चरों के बीच इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। ठीक है, तो ये जो है कोरिलेशन की वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर आधारित होती है और दो चरों के बीच इंटेंसिटी को बताता है। तो इसलिए जो है अगर हम कोरिलेशन को डिफाइन करें या उसकी शाब्दिक व्याख्या करें तो कोरिलेशन -1 से लेके +1 के बीच में होता है और इसकी वैल्यू 0 होती है। यहां पर 0 कोरिलेशन रहेगा। यदि हम ऊपर की तरफ बढ़ें तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाएं तो निगेटिव। अब जैसे मान लीजिए हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया 0। इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो ये देखिए 0.2 से 4.4 तक ये कहलाता है आपका, एक और बनता है 0 से लेके 0.2 तक वेरी लो कोरिलेशन। ठीक, 0.2 से लेके 0.4 तक ये होता है लो कोरिलेशन।
4 से लेके 0.7 तक ये कहलाता है आपका मॉडरेट, 0.7 से लेके 0.9 तक कहलाता है हाई कोरिलेशन, 0.9 से लेके 0.99 तक ये कहलाता है, 90 से लेके 99 तक ये कहलाता है वेरी हाई कोरिलेशन। ठीक है, और ये हो गया आपका 1 कहलाता है परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, तो अगर इसको कैटेगराइज करेंगे तो ये देखिए प्लस की वैल्यू है। ठीक है, अब इधर इसी तरीके से ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगा, 0 से लेके -0.2 तक। अब देखिए यहां पर आप लिखेंगे इसको वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको लिखेंगे लो पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको लिखेंगे मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको लिखेंगे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको लिखेंगे वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, इसको लिखेंगे परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरीके से अब नीचे चलेंगे तो नीचे हो जाएगा ये वेरी लो निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, सेम प्रोसेस नीचे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, 0 यहां पे रहेगा। ठीक है, सेंटर में, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव जाएगा, इसके नीचे निगेटिव जाएगा। तो इस प्रकार से कोरिलेशन को क्लासिफाई किया जाता है कि कैसे जो है कोरिलेशन आपका काम करता है और कैसे जो है किन किन जो है हायरार्की में ये बटा रहता है। तो ये इसकी हायरार्की देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 ऊपर और 6 नीचे, बीच में 0। तो इस प्रकार से आप जो है कोरिलेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, उसके मैग्नीट्यूड और उसके जो है डायरेक्शन के हिसाब से, जो उसकी इंटेंसिटी को बताएगा, दो चरों के बीच संबंध को बताएगा। तो ये है आपका इसकी शाब्दिक व्याख्या। अब देखें संबंध, सहसंबंध की व्याख्या कैसे की जाती है। तो एक तो ये बात हो गई कि आपने इसको देख लिया कि -1 से +1 के बीच में ये कोरिलेशन होता है। दूसरी बात आते हैं, दूसरा बात कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, निर्धारक कैसे जो है कोरिलेशन होता है, निर्धारक गुणांक इसका क्या होता है, कैसे निर्धारित किया जाता है। तो देखिए कोरिलेशन की वैल्यू जो है हमेशा स्मॉल r में लिखी जाती है। ठीक है, स्मॉल r में लिखा जाता है कोरिलेशन की वैल्यू को। यदि हम कोरिलेशन की वैल्यू को हमको पता हो तो हम उसका निर्धारक गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बता सकते हैं। तो r क्या होता है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन होता है। मान लीजिए r की वैल्यू आपकी आ गई 0.6। ठीक है, 0.6, अगर r की वैल्यू 0.6 आ रही है तो हम यहां पर यदि r स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.36। ठीक है, 0.36 हो जाएगा। अब इसमें यदि हम 100 का गुणा कर दें, ठीक है, r स्क्वायर में 0.36 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 36। ये 36 परसेंटेज में होता है। ये परसेंटेज बताता है कि वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 के बीच कोई ऐसा जो है कॉमन फैक्टर है जिससे उसका रिलेशन 0.6 आ रहा है। ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच मान लीजिए कोई कोरिलेशन आ रहा है 0.6। यदि हम उसका r स्क्वायर निकालें तो इसका हो जाएगा 0.36, और अगर उसके r स्क्वायर में 100 से गुणा कर दें तो ये 36% हो जाएगा। ये 36 बताता है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में है जो दोनों के बीच संबंध को बता रहा है। ठीक, तो ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब तीसरी बात इसमें है कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। ये दो चरों के बीच अलगाव को भी बताता है, अलगाव गुणांक को भी बताता है। अलगाव गुणांक क्या होता है कि दो चरों के बीच जो संबंध है, जितना संबंध बचा हुआ है वो किस लिए बचा हुआ है। ठीक, मान लीजिए वेरिएबल 1 है और वेरिएबल 2 है। ठीक, अगर इनके बीच मान लीजिए संबंध आपका आया 0.8, ठीक है, 0.8 आया। ठीक, तो अगर हमें देखिए इसका फार्मूला होता है अलगाव गुणांक का, k = √1 - r²। ठीक, तो अगर 0.8 आ रहा है इसकी वैल्यू, तो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, 0.8 कोरिलेशन इसके बीच आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी 0.6। ठीक है,
ये पॉइंट 6 बताता है कि इनके और इनके बीच अलगाव है। मतलब अगर k कम होगा, ठीक है, तो r बढ़ेगा। ठीक है, समझ लीजिए, यदि k कम होगा तो r बढ़ेगा, और यदि r बढ़ेगा तो k कम हो जाएगा। मतलब k इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ठीक, एक बढ़ने पर दूसरा जो है घटेगा, दूसरा बढ़ने पर पहला बढ़ेगा। ये स्थिति जो है अलगाव गुणांक को बताती है। और चौथा जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में है कोएफिशिएंट ऑफ फोरकास्टिंग, या जो है एक चर के मान को, एक चर का मान पता होने पर दूसरे चर के मान में आप जो है फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। मान लीजिए वेरिएबल 1 है और वेरिएबल 2 है, 1 एंड वेरिएबल 2। ठीक है, तो यदि वेरिएबल 1 की वैल्यू हमको पता हो जाए, वेरिएबल 1 की वैल्यू मान लीजिए 36 आ रही है, तो हम इसके आधार पे फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि वेरिएबल 2 की वैल्यू कितनी होगी। ये बताता है, सहसंबंध के माध्यम से इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो ये तो सहसंबंध की व्याख्या के संबंध में कुछ बातें हैं। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि सहसंबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सहसंबंध की पहली विशेषता आपकी है रेंज। रेंज क्या कहता है कि कोरिलेशन -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ठीक है, इसका ये रेंज होता है। दूसरा बिंदु है कि इसमें अगर कोई कांस्टेंट, कोरिलेशन में कोई स्थिरांक जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, हाँ, या बढ़ा दिया जाए, तो उसके आर पर, उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कांस्टेंट अगर आप कोई इसमें जोड़िए, घटाइए, कम करिए, तब भी जो है आर प्रभावित नहीं होता है, आर हमेशा सेम रहता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ठीक है, तीसरा देखिए, इसमें जो इकाइयां होती हैं, नो इफेक्ट ऑन यूनिट। ठीक है, तो जो यूनिट्स होती हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो वैल्यू आती है -1 से लेके +1 के बीच में, वह हमेशा सेम रहती है, इस पर किसी भी इकाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कुछ विशेषताएं हैं कोरिलेशन की। अब आगे देखेंगे हम कि क्या कोरिलेशन का काज एंड इफेक्ट है कुछ, या काज एंड इफेक्ट जो होता है उसका संबंध कोरिलेशन से कुछ है या नहीं, उसके आधार पर कितने प्रकार के कोरिलेशन होते हैं। तो ये नेक्स्ट लेक्चर पे हम बात कर लेंगे। थैंक यू।